हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बहन है, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पे देखने मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट भी मिल जाएगा देखने को। 6 और 7 नंबर को क्या है आपका एग्जाम है। ठीक है, चले क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, बताइए। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है? तो दीन ए इलाही की स्थापना आपकी अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए दीन इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही या दिन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या समुद्रगुप्त को, बताइए। तो आपका राइट आंसर होती हो समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्लियर सर को। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बताइए। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित साथियों बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत का, विनय पिटक में आपका बौद्ध संघ के नियमों का, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, बताइए। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, यह जो है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था यह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 5वां नंबर, क्या दिया गया है? हुमायूं नामा किसने लिखी है, बताइए। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा जो है हुमायूं की बहन, सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 6 नंबर। निम्नलिखित में से किसे नेताजी कहा जाता है? नेताजी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस को। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर से को नेताजी आपका सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके सामने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, बताइए। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान शासक था साथियों आपका मैसूर का। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सको। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी प्राप्त की। वह एक कुशल सेनापति तथा चतुर कूटनीति। टीपू सुल्तान जो है फ्रांस से प्रभावित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजित किसने किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा
ये जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने किया। इस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य जो है भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और सार्वजनिक मुद्दों पर विमर्श करना और ब्रिटिश नागरिकों के बीच भारत के विषय में सकारात्मक बातों का प्रसार करना था। ठीक है, चलिए। और 1869 में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में इस संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका है 9वां नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, 1909 ईस्वी में 10वां नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ही 11 नंबर प्रश्न है। पूछा गया भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज या कलपक्कम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत गिरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर। क्या दिया गया है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति किस नाम से जानी जाती है? उपसौर, अपसौर? बताइए, ये दोनों में से आपका एक हो जाने की कोशिश कीजिएगा, या विषुव या संचालन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, यह घटना आपकी अपसौर कहलाती है। ठीक है, अपसौर कहलाती है यानी कि एफिलियन। ठीक है, इसको एफिलियन भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर। उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर आपका क्या होगा? ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आय- अयनांत होता है? बताइए। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर जो है ग्रीष्म अयनांत होता है? तो अयनांत जो है आपका होता है साथियों 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए, निम्नलिखित प्र, पर्वत प्रकारों में से कौन सा जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होने वाले आपके अवरोधी पर्वत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसका ढाल एकदम तीव्र तथा शिखर समतल होता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? बताइए, निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फिलीपींस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। यह एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी आते रहता है। 16 नंबर प्रश्न, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय की निगरानी कौन सी संस्था करती है? बताइए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज की कार्यालय सॉरी भारत के स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो ये आपकी करती है साथियों सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 17 नंबर। मानव विकास सूचकांक रिक्त स्थान द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या यूएनडीपी के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो मानव विकास सूचकांक आपका यूएनडीपी के द्वारा
जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। कौन सी रिपोर्ट ने जो है धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है। तो देखिए, कौन सी रिपोर्ट ने जो है धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाती हो ब्राइटलैंड रिपोर्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है साथियों, ब्राइटलैंड रिपोर्ट ने जो है धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी करंट का प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, 2015 नीति आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी आ, करता है तो वह वस्तु क्या होती है। बताइए, उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है तो वह वस्तु क्या होगी। तो वस्तु आपकी निम्न स्तरीय वस्तु होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर से को, जब उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है तो वह वस्तु आपकी निम्न स्तरीय वस्तु या गिफिन वस्तु कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर प्रश्न, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान मतलब किसमें है। बताइए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है, कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं। बताइए, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई जो है निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं, 5, 10, 7 या 9। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 5 न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई आपकी 5 न्यायाधीशों की बेंच करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर का। ठीक, क्लियर से को, प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर, बताइएगा तो संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो संविधान सभा स्थापित की गई थी आपकी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन आपका जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों पर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर, उत्तर दीजिएगा। कांसा रिक्त स्थान की मिश्र धातु है। बताइए, कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा जो है आपकी तांबा तथा टीन की। ठीक है, तांबा तथा टीन। तो तांबा का परमाणु जो आपका नाम होता है Cu और टीन का जो होता है Sn। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है। बताइए, चांदी की, कॉस्टेन कॉन्स्टेंटन की, मैग्नीज की या कांच की। बताइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे चांदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा, चांदी की संवेदनशीलता सबसे कम होती है। ठीक, चांदी एक चमकीली व बहुमूल्य धातु है। ठीक है, यह सर्वाधिक विद्युत चालक व उष्मा चालक धातु है। ठीक है, इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से जंग लग जाती है। ठीक है, जो काले रंग की होती है। सिल्वर यानी कि चांदी का प्रतीक आपका Ag का परमाणु क्रमांक आपका 47 होता है। ठीक है, चलिए 47 होता है। अगला आपका 28 नंबर, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र क्या है। बताइए, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र आपका मेरुरज्जु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन आपका है
29 29 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है, बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप क्या है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप आपका आभासी, सीधा तथा हास्यमान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप आपका आभासी, सीधा तथा हास्यमान होता है। इस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ठीक है, अर्थात गोले या बाहरी तल परावर्तक तल होते हैं। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों के पीछे की ओर से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 30 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अल्ट्रासाउंड मंजिल स्तर के ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट स्थापित किया जाना चाहिए, कितने मीटर ऊपर? तो आपका राइट आंसर होगा 1.4 मीटर ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। मैनुअल कॉल पॉइंट एक इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम है। यह उपकरण आग की चेतावनी के लिए पुष्टि संकेत प्रदान करता है। मंजिल स्तर पर, मंजिल स्तर से ऊपर जो है 1.4 मीटर की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 61 है, 61 भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों आपका रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का उपयोग जो है, प्रयोग जो है रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 62 62 नंबर, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वास्तुकला के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सबको? बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 63वां प्रश्न, पूछा 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी, बताइए। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किस शहर ने की थी? एथेंस ने, पेरिस ने, लंदन ने या एडम्स्टर्च ने? तो आपका राइट आंसर होगा एथेंस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। 14 देशों ने भाग लिया था उस समय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 64 नंबर, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, बताइए। भारत में पहली बार PSLV का इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था साथियों वर्ष 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। भारत में PSLV अर्थात ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग पहली बार 20 सितंबर 1993 को श्रीहरिकोटा में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न 65 65 नंबर, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है, बताइए। उपन्यास जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके जो है R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स की रचना आपकी R.K. नारायण द्वारा की गई है। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है। इस पुस्तक को वर्ष 1935 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न 66 नंबर है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या, बताइए। CEC का अर्थ क्या है? तो CEC का फुल फॉर्म होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 67 67 नंबर, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है 68 68 नंबर, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है भारत का सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से होगा? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर प्रश्न, पूछा है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरती साहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आरती साहा ने वर्ष 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया था, ठीक है। ऐसा करने वाली वह पहली महिला थी। वर्ष 1960 में उन्हें पद्म श्री से सम्मान दिया गया था, ठीक है। वह पद्म श्री से अलंकृत होने वाली महिला खिलाड़ी थी, ठीक है।
आखिरी क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है, बताइए 70 नंबर। माले जो है किस देश की राजधानी, तो माले जो है आपकी मालदीव की राजधानी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, यह हिंद महासागर में स्थित आपका एक द्वीपीय देश है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रों दोनों ही प्रकारों से एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश है और इसकी मुद्रा आपकी मालदीव रुपया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। ठीक है, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, नीचे कमेंट करके आप लोग हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।